हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो है वो लायबिलिटी साइड को कवर किया है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड को। बट अब हम जो है वो एसेट साइड के बारे में जानेंगे। देखिए, देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ एसेट, है ना। दो टाइप की एसेट होती है, एक होती है नॉन करंट और एक होती है करंट एसेट। एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, नॉन करंट एसेट आर डिफाइंड एज नॉन करंट एसेट आर दोज एसेट विच आर नॉट करंट एसेट। ठीक है, तो जो एसेट करंट एसेट नहीं होती वो नॉन करंट होती है। ओके, तो इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ करंट एसेट। देखिए, करंट एसेट क्या होती है। देखिए, जो भी एसेट इन चार में से किसी एक को भी फुलफिल कर देगी कंडीशन को, तो वो करंट एसेट मानी जाएगी। ठीक है, तो दे आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन और इज इंटेंडेड फॉर सेल और कंजम्पशन इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, जिसकी रियलाइजेशन, है ना, या जिसकी सेल या जिसकी कंजम्पशन जो है हम नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में कर सकते हैं। ठीक है, एन ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एसेट फॉर प्रोसेसिंग एंड देयर रियलाइजेशन इन कैश और कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, जब हमने एसेट को एक्वायर किया और जब हमने उसको रियलाइज किया कैश में, तो इन दोनों के बीच का ये टाइम है। ठीक है, तो व्हेन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बट इट इज एज्यूम टू हैव ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ। ठीक है, तो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल का जो टाइम है उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, बट हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो 12 महीने का होगा। ओके, अगर ये पहली कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो एसेट करंट एसेट में आ जाएगी। दूसरी, दे आर हेल्ड प्रीलिमिनरी फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड। ठीक है, अगर ये दूसरी कंडीशन भी पूरी हो जाती है तो करंट, वो एसेट करंट में आ जाएगी। दे आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, यानी कि आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट, है ना। 12 महीने के अंदर अंदर हम उसको, उसकी वैल्यू को रियलाइज कर सकते हैं। ओके, उसके नेक्स्ट है, दे आर cash or cash equivalents unless they are restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting date. So all other assets shall be classified as non-current asset। देखिए, जो भी एसेट इस चार में से किसी एक भी कंडीशन को पूरा नहीं करेगी, है ना, या कि चारों चारों कंडीशनों को मतलब पूरा नहीं करेगी, वो एसेट जो है वो नॉन करंट में आ जाएगी। ओके, तो स्टूडेंट, इसके रिगार्डिंग यहाँ एक क्वेश्चन भी है जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बड़े आराम से आपको पेपर में आ सकता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि नेचर ऑफ एसेट आपको बताना है ना, वेदर करंट और नॉन करंट फॉर द फॉलोइंग विच विद सफिशियंट रीजन आपको देना है कि कौन सी नॉन करंट है और कौन सी करंट है। देखिए, पहला क्या बोला गया है, रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन encashment of demand draft from a bank in a foreign country outside that particular foreign country। तो यहाँ पे देखिए, दिस डिमांड ड्राफ्ट, यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट की बात हो रही है। दिस डिमांड ड्राफ्ट विल बी ट्रीटेड एज ए नॉन करंट एसेट। देखिए, इसको नॉन करंट एसेट बोला जाएगा, है ना, ऑल्दो इट इज अ कैश इक्विवेलेंट because restriction have been placed on its encashment outside that particular foreign country। ठीक है, इसलिए ये जो क्या है आपकी नॉन करंट एसेट मानी जाएगी। ओके, कैसी एसेट मानी जाएगी, नॉन करंट मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, गुड्स परचेज्ड इन होलसेल टू बी सोल्ड टू रिटेलर्स विदाउट एनी फर्दर वैल्यू एडिशन। कि गुड्स को परचेज किया गया है ना, होलसेल में, टू बी सोल्ड टू रिटेलर विदाउट एनी फर्दर वैल्यू एडिशन। तो ये एसेट है या नहीं है। देखिए, सच गुड्स परचेज इन होलसेल टू बी सोल्ड टू रिटेलर shall be treated as current asset। तो उसको करंट, बिकॉज दे आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो इसमें ये जो आपका सेकंड पर्पस है, ये कि जो पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड है ना, तो ये पूरा हो रहा है इसमें। इसलिए ये जो सेकंड है आपकी, ये क्या है, ये है करंट एसेट, ये जो गुड्स हमने परचेज किया। ठीक है स्टूडेंट, विद रीजन जो है यहाँ पे हर एक बात को मैं आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट है, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड विद 18 मंथ्स। 18 मंथ में हमने जो है वो रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल को कंज्यूम किया, है ना, मतलब 18 महीने लगेंगे। तो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल शैल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज करंट एसेट। जो आपका इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल होता है उसको करंट एसेट माना जाता है, बिकॉज इट इज हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट।
मतलब वही बात है, हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड, ठीक है। इसलिए ये भी आपकी क्या मानी जाएगी, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल करंट एसेट इसको माना जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए कि रिसीवेबल एक्सपेक्टेड रियलाइज्ड विद इन 10 मंथ्स, जैसे बिल रिसीवेबल है उसकी रियलाइजेशन 10 महीने के अंदर हो सकती है, जबकि ऑपरेटिंग साइकिल 8 महीने का है, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल 8 महीने का है। देखिए तो जो हमारे 12 मंथ से कम टाइम में इसकी रियलाइजेशन हो जाएगी, इसलिए करंट एसेट में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये लिखा होगा कि दिस रिसीवेबल इज करंट एसेट बिकॉज द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ रियलाइजेशन इज 10 मंथ विच इज लेसर देन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, है ना। ऑल्दो द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ रियलाइजेशन इज ग्रेटर देन द ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। कि यहाँ पे देखिए जो है वो कितने महीने का है, ये 8 महीने का है आपका ऑपरेटिंग साइकिल, है ना। जबकि इसकी रिलेशन 10 मंथ में हो रही है, बट विद इन 12 मंथ्स जो है इसकी रिलेशन हो जाएगी, इसलिए फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट ये क्या माना जाएगा, करंट एसेट माना जाएगा। अ रिसीवेबल एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 18 मंथ, और जबकि उसका ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 14 महीनों का है, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल 14 महीनों का है। तो स्टूडेंट ये जो एसेट है दिस इज नॉन करंट एसेट। क्यों? ये जो फिफ्थ है आपकी नॉन करंट है, क्यों? बिकॉज द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ रियलाइजेशन इज 12 मंथ, है ना। नाइदर फॉल्स विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, ओके, और नॉर विद इन द 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि साफ बोला गया है कि 18 महीने में इसकी रियलाइजेशन हो सकती विद इन 18 मंथ्स, जबकि ऑपरेटिंग साइकिल 14 महीने का है ना। और फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट 12 मंथ्स में भी इसकी रियलाइजेशन नहीं हो रही है। तो ना ये 12 महीने की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, फिफ्थ पॉइंट, ना ऑपरेटिंग साइकिल की 14 मंथ की, है ना। तो 18 मंथ में रियलाइज होगी, इसलिए ये नॉन करंट मानी जाएगी। आपको ऐसा रीजन देना पड़ेगा। A receivable expected to be realized within 13 months while the operating cycle is 15 month, ठीक है। कि 13 महीनों के अंदर जो है रिसीवेबल एक्सपेक्टेड रियलाइज हो सकता है बिल रिसीवेबल, जबकि ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने का है, ओके, 15 मंथ का है। अब देखिए ऑपरेटिंग साइकिल तो यहाँ पे 15 महीने का है, यानी कि विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल ये हो जाएगा, तो ये करंट एसेट यहाँ पे इसको मान लेंगे। देखिए सो दिस इज करंट एसेट बिकॉज एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ रियलाइजेशन 13 मंथ्स fall within operating cycle 15 months, huh? So it is great, but if although it is greater than 12 months period from the date of reporting date, मतलब date of balance sheet। सो स्टूडेंट अगर ये ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर रियलाइज हो जा रहा है, इसलिए इसको करंट एसेट मान रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये जो आपके 4 पॉइंट यहाँ पे 4 कंडीशनें बताई गई थी, जो मैंने आपको अभी अभी जो है एक्सप्लेन की है कंपनीज एक्ट 2013 में, अगर उसमें से कोई एक भी फुलफिल हो जाती है यहाँ पे दी गई इन चारों कंडीशनों में से, तो उस एसेट को करंट एसेट माना जाएगा, और बाकी की जो भी एसेट होगी उसको नॉन करंट में हम लिख देंगे, ठीक है। सो ये थी हमारी एसेट साइड, है ना, और उसमें करंट एसेट जो है यहाँ पे बताई गई थी। और इसके बाद नॉन करंट एसेट क्या होती है ना, इसमें कौन कौन सी आइटम्स आती हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।